अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुसलसल 3 साल तक मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए इल्तवा का सहारा लिया। पीटीआई क़यादत को शायद अवामी मकबूलियत का खौफ था कि इंतखाबात रुकवाने के लिए अदालत से रुजू किया गया कि पीटीआई अवाम में मकबूलियत खो रही है। लैतो लाल से काम लिया गया, बल्दियाती इंतखाबात को रोका गया, लेकिन जब इंतखाबात करवा लिए गए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया इससे मुताल्लिक, तो जल्दी में तहरीक-ए-इंसाफ को अवाम से रुजू करने का मौका ही नहीं मिला। इसी उजलत और अवाम में अदम मकबूलियत के बाइस ही मुसलसल 9 बरस तक इक्तदार में रहने वाली तहरीक-ए-इंसाफ को सूबे में अपसेट शिकस्त का सामना है। अभी सूबे के सिर्फ 17 अजला में 64 तहसीलों में काउंसिल मेयर्स के इंतखाबात हुए हैं, लेकिन इन इंतखाबात में पीटीआई को अपने ही गढ़ में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। पोलिंग का वक्त खत्म हुए 26 घंटे से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन ताहाल 60% नशस्तों के नताइज ही सामने आ सके हैं। और इन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ताहाल 17 अजला की 64 तहसीलों में से 20 में जमीयत उलमा इस्लाम फतहयाब हो चुकी है, जबकि पेशावर की सिटी काउंसिल में भी मौलाना फजलुर रहमान की जमात की फतह यकीनी दिखाई दे रही है। इसी तरह जेयूआई इंतखाबात में पहले नंबर पर है, जबकि पीटीआई 15 तहसीलों में कामयाब हुई है, जबकि तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंस है, आज़ाद उम्मीदवार है, और फिर एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन नजर आती है। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले पर सूबे के 17 अजला में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तादाद 37,752 है। ताहम 2000 से ज्यादा उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपसेट शिकस्त जहां अवाम के लिए हैरान कुन है, वहीं तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी हलके भी इस शिकस्त पर सोच में पड़ गए हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की शिकस्त की वजूहात आखिर क्या है? क्या अवाम का दिल पीटीआई से भर गया है? क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? क्या पीटीआई अवाम में एतमाद खो रही है? क्या मौलाना फजलुर रहमान का बयानिया खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल हो रहा है? इंतखाबी नताइज के आने में ताखीर क्यों हो रही है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, और इन्हीं सवालात के बीच खुद ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने रहनुमा वज़रा स्पीकर असम्बली क्या कह रहे हैं, क्या वजह बन रही है इन इंतखाबात में शिकस्त की, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही। महंगाई है, लोग परेशान हैं। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 महीनों के अंदर महंगाई को कम करें। इस पे पूरा फोकस किया जा रहा है और इमरान खान को इस चीज का एहसास है। तहरीक-ए-इंसाफ वो मुकाबला तहरीक-ए-इंसाफ थी, जिसकी वजह से तीसरा फरीक जो है तो वो जीत गया। लेकिन अभी दूसरे मरहले में ज़ाहिर है बामत अमली का हम जायजा ले रहे हैं। इंशाल्लाह जो दूसरा मरहला होगा उसमें इंशाल्लाह स्वीप। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई तो उसने तो असर तो डाला है। इसने ये भी, अगर उस लिहाज से आप देखते तो हमें तो एक सीट भी नहीं जीती चाहिए थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों को इस चीज का एहसास है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब का ख्याल यह है कि महंगाई बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से शिकस्त का सामना रहा है, जबकि वफाकी वजीर शिबली फराज साहब का मानना यह है कि ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई था, यानी पीटीआई के अपने लोगों की साजिशें थी जिसकी वजह से ये शिकस्त हुई है। ये अपसेट हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुकाबले में जेयूआईफे ज़्यादा तगड़ी दिखाई दे रही है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी तहसीलें हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुसूसन पेशावर से, जहां पर ना सिर्फ एमएनएज हैं बल्कि सूबाई असम्बली के अंदर एमपीएस की तादाद 17 है, सेनेटर्स वहां से हैं। वहां पर अगर सिटी मेयर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ना हो, जेयूआईफे का सिटी मेयर सामने आ जाए, बल्कि यूं कहिए कि वो तमाम तर दफातर जो पेशावर में हैं उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जेयूआईफे का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वहां से रूल आउट हो जाए, तो यकीनन ये शिकस्त नहीं है तो और क्या है। इस तमाम तर मामले पर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश है वो मौलाना फजलुर रहमान है। ऑब्वियसली उनकी जमात अच्छा परफॉर्म कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान अपनी इस कामयाबी पर क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन काउंसिलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई। वक्त आया तो साबित कर दिया, पिछले इलेक्शन में दांधी हुई थी। एक वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम के मिनहजुल जमात के खिलाफ कोई किसी किस्म की करप्शन की बातें नहीं है। अब तो साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इन नताइज के बाद मजीद हौसलामंद दिखाई दे रहे हैं। उनके एतमाद में, उनके कॉन्फिडेंस में मजीद इजाफा हुआ है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे रिपोर्टर उस्मान खान पेशावर में मौजूद है। ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है? अस्सलाम वालेकुम उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उस्मान, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि 64 तहसीलों में से अब तक कितनी तहसीलों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं, और अब तक जो नताइज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक किस जमात का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है?
जी वालेकुम अस्सलाम रेहान, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा की जो 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, अब तक के जो नतीजे हैं वो तकरीबन 45 से 50 जो हल्के हैं उनके नतीजे सामने आ चुके हैं। और अब तक की बर्तरी की अगर हम बात करें तो JUI पहले नंबर पर है और 23 तहसीलों पर JUI अब तक कामयाब हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जुमात है वो अब तक सिर्फ 15 नशिस्तों पर जो है वो कामयाब दिखाई दे रही है। अवामी नेशनल पार्टी वो 11 नशिस्तों पर और जो जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग सिर्फ 2-2 नशिस्तों पर अब तक कामयाब दिखाई दे रही है, जबकि बाकी कुछ पोलिंग स्टेशन इस तरह है क्योंकि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, फाटा में पहली बार इलेक्शन हुए हैं 74 सालों के बाद। तो फाटा के कुछ इलाके बड़े दूर दराज के हैं जहाँ से अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए। इसी तरह पेशावर के कुछ पोलिंग स्टेशन हैं, मेरे ख्याल से 2 ऐसी तहसीलें हैं जिनके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए। इसी तरह जो डेरा इस्माइल खान की कुछ दूर दराज की जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके रिजल्ट्स आना बाकी है। बन्नू का यही सूरत हाल है। तो अभी रिजल्ट्स क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है और कुछ हालात भी इस तरह के थे, मुख्तलिफ जगहों पर जो है मुख्तलिफ वाक़यात भी रूनुमा हुए, इसलिए नताइज आने में जो है वो ताख़ीर हो रही है। इसी तरह पेशावर की एक बड़ी नशिस्त थी, उनके नताइज भी नहीं आए और गुज़श्ता रात से ही जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो घरों को चले गए थे और डस्का की सूरत हाल देखने को मिल रही थी। मगर यहाँ पर भी अपोजिशन ने समझदारी का मुजाहरा किया और अपोजिशन जमातों के जो कायदीन थे वो गुज़श्ता सारी रात रिटर्निंग अफसर के जो दफ्तर है वहाँ पर मौजूद रहे हैं। JUI के हाजी गुलाम अली वहाँ पर मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की जो आसमा जहांगीर है, अरबाब ज़रक की जो वालदा है और उनके जो दीगर करीबी रिश्तेदार हैं, वो तमाम तर लोग जो है वो मौजूद थे पोलिंग स्टेशन पर, क्योंकि वो उनका कहना था कि हम नताइज लेने बगैर वापस नहीं जाएंगे। बताएगा कि मुकम्मल नताइज मुरतब होने में कितना वक्त दरकार होगा? जैसे आपने बताया कि दूर दराज के इलाकों से भी नताइज आना बाकी हैं, तो कितना वक्त दरकार होगा? और फिर ये भी कहिएगा कि बल्दियाती इंतखाब अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ है, कुछ नेबरहुड काउंसिल्स के जो इलेक्शंस हैं वो भी होना बाकी हैं, तो इस हवाले से भी अपडेट कर दीजिएगा कि वो कब तक स्केड्यूल्ड है और अभी तक के जो नताइज हैं, ये समझा जाए कि जमीयत उलमाए इस्लाम फे ने मैदान मार लिया? बिल्कुल रेहान, आप यही समझ सकते हैं कि JUI एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में वाज़िया तौर पर सामने आ चुकी है और उन इलाकों में JUI जीती है जहाँ पर तसव्वुर भी नहीं हो सकता। अवामी नेशनल पार्टी का जो गढ़ है, जो मरकज़ है, वली खान का जो अपना आबाई इलाका हल्का चारसदा, वहाँ से जो उनकी आबाई सीट थी वो भी JUI निकालने में कामयाब हो गई है। चारसदा की 3 तहसीलें हैं जिनमें 2 तहसीलें JUI निकाल चुकी है। इसी तरह जो पेशावर जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ समझा जाता है, यहाँ पर 4 नशिस्तें कामयाब हो चुकी है, जबकि बड़ा बेर की जो तहसील है उस पर भी अभी तक की इत्तलात है कि JUI वहाँ से भी कामयाब हो रही है। अगर JUI पेशावर से 5 नशिस्तें निकालेगी 7 में से, जिनमें से चमकनी की नशिस्त पहले ही अवामी नेशनल पार्टी निकाल चुकी है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में सिर्फ पेशावर से 1 सीट आएगी। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो नेबरहुड कौंसल्स हैं, जो पेशावर सिटी है, वहाँ पर गुज़श्ता रोज़ हंगामा रही हुई थी, बैलेट बॉक्स तोड़ दिए गए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वहाँ के इंतखाबात मुलतवी कर दिए थे। इस हवाले से मेरी इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से भी बात हुई, तो उनका मौक़िफ़ है कि पहले रिज़ल्ट कंपाइल होगा, रिज़ल्ट मुकम्मल होगा, RO के पास आएगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा यहाँ पर इलेक्शन कब होगा। मगर जो अब तक की सूरत हाल है, क्योंकि ज़ुबैर अली 15,000 से ज़ायद की लीड पर है, अगर उन नेबरहुड कौंसल पर इंतखाबात होते हैं, कोई भी पार्टी जीतती है तो उससे ज़ुबैर अली को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपके वक्त के लिए। हमारे रिपोर्टर उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे और पेशावर सिटी से लाइकली टू बी मेयर मोहम्मद ज़ुबैर अली ही होंगे, जो अब तक 15,000 की लीड पर है और नेबरहुड काउंसिल जिनके इंतखाब अभी होना बाकी हैं, अगर वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा अनहोनी भी हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिवली जीत भी जाए, तब भी इतनी लीड है मोहम्मद ज़ुबैर की जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के हैं कि वो सिटी मेयर पेशावर मंतखब हो ही जाएंगे। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी सुबकी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त के लिए। शौकत यूसुफजई साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तवक्को थी, कोई डर था कि अपसेट भी हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इंतखाबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि कहीं बिल्कुल KP के जो इस इलेक्शन में हमने कोई सीटें नहीं ली है, हमने मुकाबला भी किया है, हमें सबसे ज्यादा वोट बैंक भी हमारा है और अगर आप देखें तो हमने काफी सीटें ली हैं और अभी तो बहुत सारे रिजल्ट बाकी हैं। और अब आप देखें कि वो बड़ी बड़ी जमातें, वो पार्टियां जो अपने आप को बड़ी पार्टियां कहलाती थी, वो किधर है? नून लीग ने टोटल 2-3 सीटें ली है, पीपल्स पार्टी ने कोई सीट नहीं ली है। यानी शौकत यूसुफजई साहब, आप इन नताइज से मुतमईन है? नहीं, मुतमईन देखो,
पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना वो कभी मुतमईन नहीं होती है, वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के चक्कर में होती है। लेकिन आप ये देखें कि इतना बड़ा इलेक्शन हमने कराया, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया, कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं हुआ, पुरअमन हुए। और ये क्रेडिट जाता है वजीर आला महमूद खान को, जिन्होंने खुद मॉनिटर करते रहे कल पूरा दिन, और उनका फोकस ये था कि पुरअमन इलेक्शन हो। और क्योंकि ये वजीर आजम इमरान खान का विजन भी है कि निचले सतह पे इख्तियारात जाएं। अच्छा देखिए शौकत यूसुफजई साहब, सवाबी से स्पीकर असद कैसर, फिर शहराम तरकई का ताल्लुक वहां से है, कोहाट से शहरियार आफरीदी साहब हैं, DI खान से अली अमीन गड्डापुर साहब हैं, पेशावर से शाह फरमान साहब हैं, डेप्यूटी स्पीकर खुद वहां से हैं, PTI के 6 MNAs, 17 MPAs, फिर सेनेटर्स। इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि पेशावर के अंदर आप पेशावर सिटी से मेयर नहीं मुंतखब करा सके अभी तक। सूरत हाल बड़ी दिगरगुं दिखाई दे रही है। आर यू सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस? सवाल मेरा बड़ा सादा सा है। देखें, ये इंतखाबात जो है ना, ये पिछले इंतखाबात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ विलेज कौंसिल लेवल पे मुकाबले हो रहे हैं, और विलेज कौंसिल से जाके फिर ऊपर आपने तहसील मेंबर बनना होता है। और ये बिल्कुल गली गली घर घर का इलेक्शन था। और आपको पता है कि बलदियाती इलेक्शन में पार्टी से ज्यादा जो है वो असर रसूख भी होता है, जाती असर रसूख, खानदान, फिर बरादरी, ये चीजें भी बड़ी काउंट होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई अपसेट हुआ है, लेकिन लोगों ने अपना वोट दे दिया है। बलदियाती इलेक्शन है, लोग देखिए सुबह मैंने आपका स्टेटमेंट देखा और सुना जिसपे आपने कहा कि असल में इसकी बहुत बड़ी वजह महंगाई है। खानदान हो, बरादरीज़म हो, वो धड़े की सियासत हो, कुछ भी हो, इसका मतलब ये समझा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद तो आप इसलिए नहीं कह सकते कि हमने तो बहुत सारी सीटें ले ली हैं। अब मुस्तरद तो वो होता है कि जिस तरह नून लीग को मुस्तरद किया है, जिस तरह पीपल्स पार्टी को मुस्तरद किया है, जो सीट ही नहीं ले सकी है, हमने तो मुकाबला किया, हमने तो वोट बैंक भी बढ़ाया। हमारा तो देखिए जहाँ पे हमारा उम्मीदवार हारा है वहाँ पे सेकंड पोजीशन हमने लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा वोट बैंक ज्यादा हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये वक्त आन पहुंचा है कि आप सेकंड पोजीशन को यानी रनर अप होकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने दूसरी बार कॉम्प्रिहेंसिवली मैंडेट लिया खैबर पख्तूनख्वा से, आज वो रनर अप होकर सेलिब्रेट कर रही। नहीं, आप मेरी बात को ट्रस्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां हम हारे वहां पे भी हम सेकंड पोजीशन PTI के, जहां हम जीते हैं बड़े ठीक ठाक मार्जिन से जीते हैं। अगर आप सिर्फ वोट बैंक आप देख लेना तो ये जो सूबाई इलेक्शन होता है या कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है वो ओवरऑल वोट बैंक गिना जाता है। ये तो विलेज काउंसिल लेवल पे पहली दफा इंतखाबात हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में इंतखाबात हो रहे हैं। फिर हमारे यूथ है हमारे साथ ज्यादातर, वो यूथ जो है वो भी इलेक्शन पे कूद पड़ा। ज्यादातर पार्टी के अंदरूनी मसाइल थे, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे लोग खड़े हो गए और हमने अपने पार्टी के अंदर भी मुकाबला किया है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकाबला था। और आज यही बात डेप्यूटी स्पीकर सूबाई असम्बली ने भी की है कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनके MNA नूर आलम खान एक बहुत बड़ी वजह बने हैं उनकी शिकस्त की, ये उनका मानना है। और यही बात आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं PTI से भी मुकाबला था। जी बिल्कुल, ये हम जायजा ले रहे हैं। जहां जहां ये इश्यूज हमें सामने आए हैं वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फेज, अभी तो नेक्स्ट फेज रहता है, पूरा KP को तो नहीं कह सकते कि जी KP ने ये कर दिया, रिजल्ट दे दिया। अभी तो आधा KP रहता है और वही इलाके ज्यादा रहते हैं जहां से हम ज्यादा हमेशा से ज्यादा सीटें भी लेते रहे और ज्यादा वोट भी लेते रहे। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी बात नहीं है। KP ने हमेशा इमरान खान को सपोर्ट किया है और हमेशा करेंगे। और उसकी मेन वजह भी है कि जो पॉलिसी दी है इमरान खान ने, वो आप देखें ना। शौकत यूसुफजई साहब, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इंतखाब हुआ है, जिन तहसीलों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंतखाब हुआ है, यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रांग होल्ड था और स्ट्रांग होल्ड के बावजूद आप हार गए। और एक परसेप्शन ये भी था कि आपकी जानिब से इन पर इसलिए इंतखाब कराया जा रहा है कि आपका क्योंकि यार स्ट्रांग होल्ड है, आप एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं, मोरल हाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके अपने स्ट्रांग होल्ड के अंदर, अपने इलाकों के अंदर आपके किले में दरार पड़ने के बाद ऑब्वियसली मोरल तो शेकअप होगा। नहीं, हमारा मोरल इसलिए शेकअप नहीं हुआ है कि देखिए, एक होती है अगर कहीं से गलतियां होती है ना, और ये हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टी से, तो कहीं पे उम्मीदवार का इशू भी आता है, कहीं और इश्यूज भी आते हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला, मैंने जैसे आपसे कहा कि अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ को मुस्तरद किया गया है। अभी हमने तो ठीक ठाक सीटें ली है, लेकिन वोट बैंक हमारा बड़ा है, ये मैं आपको बता दूं। अभी काफी रिजल्ट रहते भी हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने आप को मुल्की जमातें समझती थी,
असल चीज तो ये क्वेश्चन तो ये उठता है कि वो जमातें कहाँ चली गई? शौकत यूसुफ जई साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अगर आप एक्सपेक्ट करें वो केपी के अंदर कोई बड़ा अपसेट कर देगी या पीपल्स पार्टी कर देगी तो शायद ये गलत होगा। जेयूआई फेयर कर सकती थी, उसने किया। एएनपी कर सकती थी, उसने वो परफॉर्मेंस दिखाई है और आपको टक्कर दी है। अब बड़ी जमात बनकर उभरी है, खासतौर पर जमीयत उलमा इस्लाम पे। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मैं इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट स्टेज का इलेक्शन होगा ना उस वक्त आप पूछे मैं आपको जवाब दूंगा। ये देखिए कुछ जगहों पे ऐसा होता है जो वोट बैंक होता है और हमारा चूंकि वोट बैंक डिवाइड हो गया, मैंने आपसे कहा ना हमारा यूथ खड़ा हो गया, जगह जगह से उन्होंने अपने इलेक्शन चलाया, कैंपेन खुद चलाई। और जो असल चीज है जो हमारे जिम्मे पे जो क्रेडिट जाता है ना उस सूबाई हुकूमत को, वो ये कि इन्होंने पुरअमन इलेक्शन कराए, कहीं धांधली नहीं हुई। इसके बावजूद आप देखें पीपल्स पार्टी कह रही है धांधली हुई है। भाई धांधली होती तो जेयूआई सीटें ले जाती या एमपी सीटें ले जाती। अच्छा तो शौकत यूसुफ जई साहब, देना चाहिए सूबाई हुकूमत को इन तहसीलों फ्री इलेक्शन कराने में बड़ा अहम रोल अदा किया। इन विलेज काउंसिल्स के इंतखाबात के अंदर, इन तहसीलों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां पे आप जीत सकते थे वहां हार गए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी मानदा इलेक्शंस के अंदर आपको फतह नसीब होगी अगर यहां नहीं हो सकी तो? इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वहाँ बहुत ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे। वो जो इलाके रह गए हैं वो हमेशा से इमरान खान के साथ रहे और 1996 से रहे हैं। जब से पार्टी बनी है ये इलाके इमरान खान को सपोर्ट भी करते रहे। और देखिए उन्होंने एक विजन दिया है, उन्होंने जो पॉलिसी दी है, सबसे बड़ी जो हेल्थ कार्ड दिया है, लोगों के इलाज हो रहे हैं। लेकिन शौकत यूसुफ जई साहब, जैसे आपने फरमाया कि महंगाई एक बहुत बड़ी वजह थी, आपने अपने स्टेट ये कहेगा कि उस इलेक्शन में जाने से पहले क्या सर जोड़कर बैठेगी, खासतौर पे आपकी सूबाई क़यादत और फिर मरकजी क़यादत इसमें इनपुट देगी और देखा जाएगा कि कहाँ गलतियां हुई हैं और हाउस इन ऑर्डर किया जाएगा? देखिए ये तो हर जमात करेगी, ये सब हम नहीं करेंगे, सारी जमातें करेंगी कि कहाँ गलती हुई, कहाँ कमजोरियां हैं। लेकिन इस वक्त हाउस इन ऑर्डर करने की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है। देखिए डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपसे कहा ना कि जो उम्मीदवार तीन उम्मीदवार खड़े हो गए, हमारे यूथ खड़ा हुआ, हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो और कंसेंसस के साथ और उसके साथ क्योंकि यूथ जज्बाती होता है, आपको पता है, और विलेज काउंसिल के लेवल पे तो बहुत ही जज्बाती होता है। तो हम तो शुरू से कह रहे थे कि जी इसको आज़ाद ही रहना दिया जाए, नॉन पार्टी बेस्ड है, लेकिन वो फिर जो हुक्म आया उसके जरिए फिर पार्टी बेस्ड पे ही कराना पड़ा। लेकिन चूंकि हमारे पास यूथ बहुत ज्यादा तादाद में है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है फिर जब वो इस तरह के इलेक्शन होते हैं तो फिर उसमें 3 4 एक्स्ट्रा भी खड़े हो जाते हैं। तो अगर वो सारे वोट आप, और वो आज भी उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा है, लेकिन वो अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं पीटीआई से। वो अभी भी इमरान खान का हर बंदा इमरान खान की तस्वीर लगाता था। तो इसका मतलब है कि पीटीआई का वोट कहीं नहीं किया है, सिर्फ जो बलदियाती इलेक्शन के दौरान जो उम्मीदवार ज्यादा खड़े हुए उनकी वजह से नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं। शौकत यूसुफ जई साहब सूबाई वजीर हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा से मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गैस का प्रेशर नहीं बढ़ रहा, लेकिन बिजली की कीमतें हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आलमी महंगाई के दावों के बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महंगाई ही की वजह से अपने ही सूबे में शिकस्त हो गई है। लेकिन इस महंगाई की खबरों में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट से अच्छी खबर मिली है। मुशीर खजाना शौकत तरीन KPK की नशस्त से सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। उधर आज ही कीमतों के हवाले से जो बिजली की कीमतें हैं उस हवाले से मकामी ज़राए बता रहे हैं कि 67% बिजली की फराहमी के बावजूद तकसीम कार कंपनियों ने नवंबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 116% यानी ₹4.33 फी यूनिट बिजली महंगी करने का मुतालबा कर दिया है, जिससे सारिफीन पर 36 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। यह इजाफा एक ऐसे वक्त में किया गया है जब हुकूमत चाहती है कि गुंजाइश की कीमतों की अदायगी के असरात कम करने के लिए लोग ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ नौमुंतखब सेनेटर शौकत तरीन ने बिजली की कीमतें मुस्तहकम करने के दावे के साथ साथ एक और दावा किया है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है वहां लोड शेडिंग भी जारी रहेगी। बिजली जो लोड शेडिंग उधर हो रही है जहां की चोरी हो रही है, लेकिन
हम कोशिश ये भी अभी सोच है हुकूमत की कि उसका भी कोई हल निकाला जाए। बेशक कुछ लोग चोरी कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग तो चोरी नहीं करते ना, तो हम उधर तक बिजली दें। बेशक हमें लॉस होगा लेकिन हम उसको बर्दाश्त करेंगे। हुकूमत बार बार गलत अंदाजों का बोझ अवाम पर डालकर बिजली महंगी कर रही है। IMF और दीगर गैर मुल्की इदारों की ईमा पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में बार बार इजाफा किया जा रहा है। साथ ही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन पर नाकाबिले बर्दाश्त इजाफी बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत का ख्याल था कि बिजली की फी यूनिट लागत 3 रुपए 74 पैसे होगी, मगर फी यूनिट पैदावार पर 8 रुपए 7 पैसे लागत आई। हुकूमत के इस गलत अंदाजे के बायस अब सारिफीन को 4 रुपए 33 पैसे इजाफे। हालांकि रवा माह पन बिजली, जौहरी बिजली और मकामी गैस से बिजली पैदा की गई। इन जराए से तकरीबन 70% बिजली पैदा हुई, मगर सारिफीन सस्ती बिजली पैदा होने के बावजूद ज्यादा बिल अदा करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ साथ मुल्क में गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुल्क के मुतादिद शहरों में गैस बहरान खत्म नहीं हो सका, जिसके बायस घरों में खाना बनाना तो दरकिनार अंडा तल्ला भी मुश्किल हो गया है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने गैस बहरान का जिम्मेदार एक बार फिर माजी की हुकूमतों को करार दिया है। उनका कहना था कि माजी में सियासी बुनियादों पर गैस कनेक्शंस दिए जाते रहे। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर गैस का बेदरेग इस्तेमाल ना रोका गया तो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त भी डोमेस्टिक यूज़र को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इंडस्ट्रियल यूज़र भी सरापा एहतजाज है। सनतों को भी गैस फराहम नहीं हो रही है, सनतों का पहिया जैम है, घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं और ये सब कुछ हो रहा है गैस की अदम दस्तयाबी, गैस की अदम फराहमी की वजह से। जबकि हुकूमत बार बार ये कह रही है कि आपको खबरदार रहना होगा, अगले साल सीजन में, अगले साल सर्दियों में भी आपको गैस नहीं मिलेगी और हर सर्दियों के अंदर कुछ कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिलेगी। अब मामला क्या है? अगर इसकी तारीख उठाकर देखी जाए तो हमारे यहाँ गैस के रिसोर्सेज कोई एक्सप्लोरेशन के हवाले से कोई काम नहीं किया गया। जब कोई हुकूमत आती है तो यही नारा लगाती है कि पाकिस्तान वसाइल की दौलत से, कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल है, लेकिन उसकी एक्सप्लोरेशन के हवाले से, उनके इस्तेमाल को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के हवाले से और उनकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के हवाले से किसी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया है। आपको याद होगा कि 50s में सुई के मुकाम से गैस एक्सप्लोर हुई थी, डिस्कवर हुई थी, और पाकिस्तान में उसके बाद गैस की एक्सप्लोरेशन के हवाले से कोई खातिर खा काम नहीं हुआ, सिवाय इसके कि बेनज़ीर भुट्टो के दौर में घोटकी के मुकाम से एक्सप्लोरेशन हुई थी। उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं हो सका कि हम ये कहें कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी कोई गैस की एक्सप्लोरेशन के हवाले से किसी हुकूमत ने कोई काम किया है। अगर कोई मंसूबे इस वक्त मौजूद हैं तो एक टापी है और एक IPI का मंसूबा है। टापी का मंसूबा वो है जिसमें तुर्कमानिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, लेकिन ये मंसूबा भी तकमील को नहीं पहुंच पा रहा है। बामरे मजबूरी हमें LNG की तरफ जाना पड़ रहा है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, और उस हवाले से भी हमारे पास जेटीज मौजूद नहीं है कि हम उस गैस को स्टोर कर सके। ड्राई डॉकिंग होती है, इंडस्ट्री का पहिया फिर जैम हो जाता है, इंडस्ट्री बैठ जाती है, घर में LPG इस्तेमाल करनी पड़ रही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लेकिन उस हवाले से भी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, सिलेंडर्स मौजूद नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाई गई है। इसका नतीजा क्या निकलता है कि घरों के अंदर सिलेंडर फटते हैं, गाड़ियों के अंदर सिलेंडर्स फटते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि पाइपलाइंस के जरिए से गैस का दौर खत्म हुआ, आपको बिलाखिर सिलेंडर्स ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। शिबली फराज साहब ने भी इस हवाले से कोई स्टेटमेंट दिया है गैस से मुतालिक, जरा उसकी झलक भी आपके सामने रखेंगे। और शौकत तरीन साहब क्या कहते हैं, नौमुंतखब सेनेटर, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। पहली प्रायोरिटी है कि गैस जो है वो आप लोगों तक जानी चाहिए, लेकिन गैस है ही नहीं तो उसकी कोशिश जारी है। हल निकालने की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल हल किसी के पास मौजूद नहीं है। अभी एक ब्रेक लेंगे, क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उखुवत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त उखुवत फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और उखुवत फाउंडेशन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद इन मकासद के लिए उखुवत फाउंडेशन से कर्ज लेते हैं। इस कर्ज पर सूद की अदायगी मेहनत कशों के लिए एक इम्तहान बन जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इन मकासद के लिए बिला सूद कर्ज लेना अब आसान तरीन हो गया है। और 20 बरस कबल लाहौर की एक छोटी आबादी की खवातीन को अपना ज़ाती कारोबार शुरू करने के लिए जो 10,000 रुपये कर्ज हसना का एक मनसूबा शुरू किया गया था, उसके ज़रिए अब तक 30 लाख शहरियों में 90 करोड़ डॉलर्स कर्ज हसना दिया जा चुका है। ये उखुवत किस तरह से काम कर रहा है, इसका नुक्ता क्या था और अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग के जो बेहतरीन मंसूबे पर माशरे को गुर्बत से निकालने और उसको तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब का एक कलीदी किरदार है। और उनको एशिया का नोबल इनाम यानी
रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड है और इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये बताइएगा कि उखुवत कर्ज़ हसना की फराहमी से मुतालिक दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, आपके कितने चैप्टर्स हैं, मुल्क भर के कितने शहरों में आप ऑपरेट कर रहे हैं, कितने अफराद आपसे मुंसलिक हैं, और फिर ये जो कर्ज आप देते हैं ये रकम आती कहाँ से है? सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक टूटी फूटी खस्ता हाल बस्ती से आज से 20 बरस पहले हमने काम शुरू किया। रसूल पार्क उसका नाम था। चंद औरतों को इकट्ठा किया और एक दरख्त के नीचे बैठकर हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने भीख तो लेनी नहीं है, हमें को कर्ज़ दें, सूद ना लें, हम कारोबार करेंगे। तो चंद औरतों से काम शुरू हुआ। आज 40 लाख ख़ानदान हैं। अगर आप 6 अफराद भी तसव्वुर करें ख़ानदान में, तो 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कर्ज़ हसन मिला और उन्होंने अपना कारोबार किया। ये नहीं कि वो गुर्बत से निकल गए, अलबत्ता इतना एहसास उन्हें ज़रूर हुआ कि वो गुर्बत के ख़िलाफ़ इस जंग में अकेले नहीं है। दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग। मतलब आप उनसे सूद भी नहीं ले रहे हैं, बिला सूद कर्ज़े फराहम कर रहे हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक 3 मिलियन से ज़ायद अफराद को आप कर्ज़े हसन 4 मिलियन से ज़्यादा ख़ानदान हैं और मोर देन 4 मिलियन। और पाकिस्तान के 400 शहरों में हमारे 850 दफातर हैं और सुबह शाम लोग जो हैं, गालिबन 16.5 मिलियन की रकम है जो आप फराहम कर चुके हैं। तकरीबन 160 बिलियन की 160 बिलियन की रकम 160 और रिकवरी से मुतालिक ये बताया जा रहा है कि 99% रिकवरी है। मतलब आप बैंक से कोई रकम लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, उसके बाद बैंक्स रिकवरी करने के लिए बड़ी तगोदौ करते हैं, एफर्ट करते हैं, और फिर उन्होंने कुछ लोग रखे हुए होते हैं जो जाके पकड़ते हैं कि आइए ये इतने पैसे आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं, ये अदा कीजिए। आपका रिकवरी रेट 99% है, मोर देन 99% है। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसे है, देखें कोई और कैसे करता है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम मोहब्बत से उन्हें कहते हैं कि देखो हम तो तुम्हारे भाई हसन तुम्हें इसलिए मिल रहा है कि कल जिसको मिला था उसने वापस कर दिया, अब तुम वापस नहीं करोगे तो अगले किसी भाई का जो है वो नुकसान होगा। तो यूँ ये रकम हम देते हैं और 99.9% की शरह से अख़ुवत की। देखें, गुर्बत की कमी के हवाले से बात एक और बात है। असल चीज़ यह कि हमने इस माशरे को इसका एतमाद लौटाया है, हमने उम्मीद पैदा की है, हमने ये यकीन लौटाया है कि हमारे लोग जो हैं वो मोहब्बत के काबिल हैं। अगर आप इनसे मोहब्बत करेंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी। हमने साबित किया है कि आप गुलाब की फसल बोएंगे तो कांटों की फसल नहीं काटेंगे। अब एक बड़ा सादा सा सवाल है, डॉक्टर अमजद साकिब कोई मल्टी मिलियनर बिलियनर है जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो लोगों में तकसीम करता रहता है। क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि ये जो रकम आप लोगों में फराहम कर रहे हैं, ये रकम आ कहाँ से रही है? कौन लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और किन शराइत के तहत आपको पैसे दे रहे हैं और आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, हमारे वसाइल के 2 हिस्से हैं। एक जो हमने काम आगाज़ किया था, उस वक्त हमने कहा था कि हमारे पास एक कर्ज़ हसन फ़ंड बनाना चाहिए जिसमें लोग सदक़ात देंगे और वो हम अमीन होंगे उस फ़ंड के, हम आगे लोगों को देंगे वापस कर्ज़ की सूरत में, वो हमें वापस करेंगे और यूँ ये रकम घूमती रहेगी। तो एक सोर्स तो ये है, आप मेरे डोनर हैं, एक गली कूचे में बैठा हुआ कोई शख्स डोनर है, कोई कॉरपोरेट, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तानी हैं सारे के सारे। ये तो वो रकम है जो हमें अमानत के तौर पर मिल गई। अब जब हमारी कामयाबी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत भी इसमें शामिल हो गई। हुकूमत ने कहा कि हमें भी गुर्बत के ख़ात्मे की जद्दोजहद, हमारा भी तो एक मैंडेट है। तो उन्होंने हुकूमत के इस मॉडल को अपनाया और मौजूदा हुकूमत ने तो ख़ास तौर पर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम शुरू किया है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के तहत जो हर वो शख्स जो काम करना चाहता है उसको बग़ैर सूद के कर्ज़ा मिल सकता है। अब ये रकम बैंक्स जो हैं वो तो नहीं देते छोटे आदमी को, गरीब आदमी को, क्योंकि उनके पास वो समझ बूझ नहीं है। तो हम ये काम कर सकते हैं। तो यूँ ये रकम हुकूमत के तवस्सुत से बैंकों के ज़रिए से हम तक पहुँचेगी, हम आगे गरीब लोगों को देंगे। डॉक्टर साहब, आपका इदारा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है? यानी कर्ज़ हसना की फराहमी मैक्सिमम उसका जो है वो थ्रेशोल्ड क्या है? और फिर ये कि वो जो शख्स हासिल करना चाह रहा है उसके लिए कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपके पोर्टल पर जाना पड़ेगा, किसी से रब्ता करना पड़ेगा, टेलीफोन उठाना पड़ेगा, प्रोसीजर क्या है? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, जो तो प्रोग्राम है ना जो खालिसतन अख़ुवत के अपने वसाइल का, उसमें हम 1 लाख रुपये तक कर्ज़ा देते हैं। अब हुकूमत ने जो काम शुरू किया उसमें 5 लाख का कर्ज़ा है और उसमें ज़रई कर्ज़े 2 लाख रुपए तक के हैं और घरों की तामीर के लिए 20 लाख रुपए तक के कर्ज़े हैं। तो जो हुकूमत के तवस्सुत से हैं वो एक पोर्टल पर जाकर लोग अपना नाम
अपना शनाख्ती कार्ड एंटर करते हैं। ठीक। उस शनाख्ती कार्ड की एंट्री के बाद वो एक निज़ाम है जो ये देखता है कि इस शख्स ने पहले तो नहीं किसी से कर्ज़ा लिया, या पहले ये डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, और एक मखसूस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता है कि नहीं करता। उसके बाद वो पोर्टल के ज़रिए से वो जो नाम है, शनाख्ती कार्ड और उसका फ़ोन नंबर वो हमारे तक पहुंच जाता है। और फिर हम, चूँकि मैंने आपको अर्ज़ किया कि 400 शहरों में मौजूद हैं, तो हम उस शख्स से रब्ता करते हैं, फिर उसकी अप्रेज़ल करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई उसके क्रीडेंशियल्स दुरुस्त हैं, वो काम कर सकता है, और फिर हम उसको रकम पेश कर देते हैं। और आप देखिए कि लोग कितने अच्छे हैं कि 99% के हिसाब से फिर वो काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पैसे लौटा भी देते हैं, पैसे भी लौटाते हैं। और फिर वो इकॉनमी में देखिए ना, पैसा कैसे, इकॉनमी ग्रोथ कैसे होती है, जीडीपी में इजाफा कैसे होता है, ये कारोबार से होता है। इन्वेस्टमेंट जितनी होगी उतना आपका जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ने के साथ साथ एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम भी है कि एक शख्स को नहीं मिल गया ये करोड़ों अरबों रुपए, इसकी मिसाल ये 40 लाख लोगों में तकसीम हुए। डॉक्टर साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि अब क्या वजह है कि लोग कमर्शियल बैंक्स की तरफ नहीं जाते हैं, आपको का इंतखाब करते हैं, उखुवत का इंतखाब करते हैं, व्हाई इज इट सो? देखिए, कर्ज़ों की कई किस्में हैं, एक कॉरपोरेट है, एक कमर्शियल है, एक स्मॉल एंड मीडियम है, एक माइक्रो है। जो कॉरपोरेट कर्ज़े हैं या मीडियम लेवल के कर्ज़े हैं या स्मॉल हैं या कमर्शियल लेवल के हैं, वो तो बड़े बड़े कर्ज़े हैं, उसके लिए तो ज़ाहिर है वो बैंकों के पास जाते हैं। जो छोटे कर्ज़े हैं, अब किसी ने 20, 30, 50 हज़ार या लाख रुपए लेना है, उसके पास फिज़िकल कोलेटरल भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है, और बैंक वाले का, जैसे हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि बैंक के डीएनए में ये चीज़ शामिल नहीं है कि वो गरीब आदमी को कर्ज़ा दे सके। उसकी तरबियत ऐसे नहीं हुई, ये कोई नुक्स नहीं है, उनका मैंडेट ये नहीं है कि वो एक शख्स को 1 करोड़ रुपए देना आसान है उनके लिए, लेकिन 10-10 हज़ार करके 1 लाख लोगों को वो कर्ज़े देना मुश्किल है। तो इसीलिए दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान में मखसूस नहीं है, छोटे कर्ज़ों की कामयाबी का इन्हसार माइक्रो फाइनेंस अदारों पर है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस अदारों को पता है कि निचली सतह पर इकोनॉमी कैसे ऑपरेट करती है और गरीब आदमी की क्या वल्नरेबिलिटी है, उसकी क्या पोटेंशियल है, और वो किस तरीके से उसको पैसे देने हैं, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करनी है, कैसे उससे वापस लेने हैं। तो ये एक डिफरेंट निज़ाम है जो माइक्रो फाइनेंस अदारे दुनिया भर में कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। चेयरमैन उखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।